Hello, my dear. This is Ehsan sir. Welcome again in next lesson, a new lesson in class 10th साइंस। तो हम लोग पिछले क्लास में 10th क्लास के साइंस में कुछ केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें मैंने आप लोग से को 2 लेसन बना करके तैयार करके दे दिया था। 2 लेसन, बहुत बेहतरीन लेसन दिया था। उसके बगैर केमिस्ट्री आपको कभी समझ में नहीं आने वाला है। तो वो 10th क्लास को के लिए ज़रूरी तो था ही, बाकी जितने बच्चे 11th में हैं 12th में वो भी देख सकते हैं उस वीडियो को, क्योंकि वो बेसिक था, फंडामेंटल था, ठीक है। उसमें मैंने पहला वाला लेसन में मैंने एक फार्मूला वगैरह लिखाना सिखाया था, सिंबल, एलिमेंट का सिंबल सब क्या होता है, कैसे होता है, रूल्स वगैरह बताए थे मैंने। दूसरा वाला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने एटम के बारे में बताया था। उसके अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में मैंने वो डिटेल से डिस्कस किया था, बहुत डिटेल से उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देखने आए हो तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को उस लेसन को देखना चाहिए जो इससे पहले 2 लेसन हो चुका है। अगर आप लोगों को वो 2 लेसन देखना है, केमिस्ट्री समझना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप क्या करो, दोनों लेसन को देख लो और उसको नोट कर लो, ओके। उस दोनों लेसन का मैं इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नीचे इस वीडियो के जस्ट नीचे आप जाओगे, ब्लू कलर का आपको दिखाई देगा, ओके। तो दोनों लेसन का मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप देख लेना वहाँ जा करके आसानी से, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पर टाइप भी कर सकते हो। यूट्यूब पर टाइप कर लो आप बेसिक केमिस्ट्री उन्नति साइंस लेसन 1 लेसन 2 आ जाएगा, सीधे आ जाएगा। नहीं तो आप मेरे वीडियो चैनल को आप विजिट करो, उसमें प्ले लिस्ट में जाओ और 10th साइंस लिखा हुआ है केमिस्ट्री, उसमें आप चले जाओ, सारा आपको लेक्चर वीडियो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो लेसन जिन बच्चों ने पिछला लेसन पढ़ा है उनको याद भी होगा। और केमिस्ट्री चूँकि कुछ थोड़ा मेमोराइजिंग भी होता है, कुछ इसमें याद करने की ज़रूरत होती है, याद करने की चीज़ होती है। और कंसेप्ट तो पूरा है, ओके। कितने लोग कहते हैं केमिस्ट्री पूरा रटने की चीज़ है, नहीं, रटने की चीज़ नहीं है, कंसेप्चुअल है। साइंस कंप्लीटली कंसेप्चुअल है। मेरा मानना तो यहाँ तक है कि एवरीथिंग इन एजुकेशन इज़ कंसेप्चुअल, ओके। सारी चीज़ें कंसेप्चुअल है, बस वो पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है, पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है, ओके। एक बात आप लोग याद रखो, तो बच्चों को साइंस या केमिस्ट्री या मैथ फिजिक्स समझ में नहीं आती है, उसकी वजह बच्चे नहीं हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल टीचर्स भी हैं, ओके। देखो, बच्चे बुरे नहीं होते हैं, टीचर्स बुरे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बुरे मतलब का मतलब कि खराब होने का मतलब कि ये नहीं कि वो आदमी खराब है, वो बिहेव में खराब है, नहीं, मैंने टैलेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। टैलेंट किसी टीचर में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। कोई टीचर ज़्यादा मेहनत करता है, कोई टीचर कम मेहनत करता है। मैं देखो आप लोगों को ये लेक्चर तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, ओके, तब जाकर लेक्चर तैयार होता है। आप बोलते हो सर आप हर वीडियो में इसकी चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि एक एक लेक्चर तैयार करने में 5-5 6-6 बुक का कंटेंट होता है। मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, 12 साल का मेरा तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, मैं इसमें डालता हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि कम से कम मतलब बेहतरीन चीज़ दिया जाए, आपको बेहतरीन चीज़ मिलेगा भी, ओके। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं किसी से कम भी नहीं पढ़ाता हूँ, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है मेरे लेक्चर को फॉलो करो। और अगर आप चाहते हो कि आगे भी आप वीडियो देख सको, अपनी तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से करना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहाँ से भी हो आप, ओके। और मैं एक नया ग्रुप बनाऊंगा 10th क्लास के बच्चों के लिए। अगर कहीं के भी बच्चे हो, वो यूपी के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो राजस्थान के हो, किसी के कहीं भी जो बच्चे हिंदी समझते हों, ओके, तो मैं ग्रुप बनाऊंगा। तो वो कमेंट बॉक्स में अगर बच्चे चाहते हैं कि ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन का डिस्कशन करना चाहते हो, तो भाई कमेंट बॉक्स के लिंक में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उससे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। आप लोग अपने साथियों को भी बोल सकते हो, ओके, ठीक है। तो चलो मैं बात नहीं करता हूँ ज़्यादा, हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं, ओके, लेसन पे आते हैं। तो लेसन को समझने की कोशिश करते हैं। आज का लेसन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ओके। ध्यान देना आप लोग। देखो मैं थोड़ा बड़ा करके इसको दिखाता हूँ आप लोग को। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्बिट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कंसेप्ट है ऑर्बिट सेल। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि एक एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है। एटम का साइज, ओके, शेप स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। और उसके एक एटम के अंदर 2 पार्ट है, एक न्यूक्लियस वाला पार्ट है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर यानी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, ओके, मैंने बता दिया था। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज में बता दिया था, आवेश के बारे में बताया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आएगा ये वाला लेसन अगर डायरेक्टली देखो तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए पिछला लेसन आप जाकर देखो। इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर, इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, घूमते रहता है, ओके।
वही बात मैंने यहाँ लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट इन एन एटम। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वृत्ताकार, सर्कुलर ऑर्बिट में। मैंने सर्कुलर यहाँ नहीं लिखा है, ओके। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन हमेशा, देखो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर रास्ता है, ये सर्कुलर रास्ता है, ये सर्कुलर रास्ता है। बहुत सारा रास्ता हो सकता है सर्कुलर रास्ता, सर्कुलर मतलब वृत्तीय पथ, ओके। वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन डांस करते रहता है, हमेशा मूव करते रहता है, रोटेट करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ओके। उसी तरह ये जो है अर्थ जो है, जैसे चंद्रमा है, मून पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ओके। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है, ओके। उसी तरह न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है सर्कुलर पाथ पे, ओके। यानी वृत्तीय पथ पे, सर्कुलर पाथ उसी को बोलते हैं। तो जो सर्कुलर पाथ होता है ना, उसी सर्कुलर रास्ते को, सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये न्यूक्लियस है, ओके। इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारा सर्कुलर रास्ता हो सकता है, लेकिन सभी सर्कुलर रास्ते में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखो ऑर्बिट में और सेल में थोड़ा सा फर्क है, मैंने फर्क नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन मैं बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ आप लोगों को। ऑर्बिट और सेल में, ओके। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट वृत्ताकार पथ है, यानी कि सर्कुलर रास्ता को, सर्कुलर पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है। हम लोग 11th हायर क्लास में केमिस्ट्री वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग भी पढ़ोगे हायर क्लास में, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर साहब ने, नील्स बोहर साहब ने एक मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, लेकिन सारे ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन सारे ऑर्बिट में नहीं घूम सकता है। उसी ऑर्बिट में घूम सकता है जिस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स हो। कुछ कंडीशन उन्होंने बताया कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या होता है कि एक पर सर्कुलर पाथ, उसको ऑर्बिट कहते हैं। और सेल जो होता है, सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस ऑर्बिट को बोलते हैं सेल, ओके। इसको डिस्क्रीट ऑर्बिट भी बोलते हैं, या इसको स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम है। लेकिन यह ना पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको सेल कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। यानी ऑर्बिट में और सेल में थोड़ा सा का फर्क है। ऑर्बिट टर्म जनरल टर्म है, ऑर्बिट मतलब कोई भी सर्कुलर पाथ, लेकिन सेल उस ऑर्बिट को बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये इतनी बात समझ में आई होगी, ओके। चलो, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चारों ओर, ओके, एक सर्कुलर पाथ में यानी ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसको सेल भी कहते हैं। हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्ड ऑर्बिट या सेल, चलेगा। हिंदी में सेल कहते हैं या कक्षा बोलते हैं, ओके। कक्षा नहीं बोलना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डांस करता रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर। चलो, अब इंपॉर्टेंट, अब न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे डांस करेगा, आप ध्यान दो, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ध्यान देना। ऑर्बिट, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये मैंने एटम, मान लो ये एटम कोई बड़ा एटम है, इसमें ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ओके। अब न्यूक्लियस चलो, ये पहला रास्ता है, ये पहला ऑर्बिट है, ये पहला ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्बिट, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्बिट, और भी ऑर्बिट हो सकता है। अब एक एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ इनफाइनाइट होते हैं, एक एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सब में रिवॉल्व नहीं करते हैं, सब में नहीं घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इलेक्ट्रॉन कुछ ही ऑर्बिट में घूमते हैं, याद रखना है बात को। जिस ऑर्बिट में घूमते हैं उसी को सेल कहते हैं। तो देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सॉरी न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग के सेल बोलते हैं, के सेल, के लिखते हैं, कैपिटल के, ये फर्स्ट सेल हुआ, कैपिटल एल के एल सेकेंड सेल हुआ, और कैपिटल एम, ओके। एक मिनट हो गया, ये समझा देता हूँ मैं, ओके। उसके बाद के फर्स्ट सेल, एल सेकेंड सेल, एम थर्ड सेल, एन फोर्थ सेल, इसी तरह, ओके। समझ में आ गया बात अच्छा से? यानी कि के सेल को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, के एल एम एन से स्टार्ट करते हैं, ओ पी क्यू आर ऐसे ही होता है। हम लोग के सिलेबस में चूंकि 20 एलिमेंट तक ही पढ़ना है, तो 4 ही सेल का काम पड़ेगा हम लोगों को, के एल एम एन, ओके। तो फर्स्ट सेल, के को बोलते हैं फर्स्ट सेल, ओके। फर्स्ट, एन का वैल्यू 1 होता है, 1 एन मतलब नंबर, संख्या, यानी के को फर्स्ट सेल बोला गया, एल को सेकंड सेल, एम को थर्ड सेल, एन को फोर्थ सेल। प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, चतुर्थ कक्षा, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, मैंने लिख दिया है, ओके। चलो, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास रहेगा ना, जैसे फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये फर्स्ट सेल है, ये फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, तो वो न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होगा, और सेकंड सेल में थोड़ा सा दूर हो जाएगा, थर्ड सेल में उससे भी दूर होगा। तो न्यूक्लियस के जितने करीब इलेक्ट्रॉन डांस करता रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन, यानी कि बंधन, फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, ओके। यानी उसकी एनर्जी कम होती है, दिमाग में याद रखना।
जैसे मान लो कि जितना करीब होगा वो न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितने करीब होंगे उनकी एनर्जी उतनी कम होगी, और जैसे जैसे दूर जाता जाएगा दूसरे ऑर्बिट में, दूर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होगा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बहुत दूर है, बहुत दूर निकालो उनका अट्रैक्शन बहुत वीक है। अब जैसे अरे तुम देखो ना, जिन बच्चे पर गार्जियन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जिन बच्चे के गार्जियन बहुत टाइट होते हैं, वो बच्चे ज़्यादा आवारागर्दी नहीं कर सकते हैं। आवारागर्दी नहीं कर सकते यानी कि उनके पास एनर्जी कम है। ओके, यानी कि गार्जियन का उन पर ध्यान रहता है, गार्जियन एनी टाइम उस पर टाइट रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, पूछते रहते हैं कहाँ गए हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। ओके, तो उन बच्चे की एनर्जी कम होती है जिस बच्चे पर गार्जियन ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन जो बच्चा जिनकी गार्जियन ढील है, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो गार्जियन बच्चों पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो बच्चा ज़्यादा आवारागर्दी करता है, यानी कि वो गार्जियन से ज़्यादा दूर है। ओके, ज़्यादा दूर है यानी कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, वो ज़्यादा आवारागर्दी करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है उसके उस ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। उल्टा बोला गया, सॉरी, कि जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब है उसकी एनर्जी कम होती है, और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। याद रखना बात को। तो बताओ, यहाँ पर के सेल तो सबसे पहला सेल है, तो वो तो नज़दीक है, तो उसकी एनर्जी कम होगी। सेकंड सेल की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, थर्ड सेल की उससे ज़्यादा होगी, फोर्थ सेल से सबसे ज़्यादा होगी। तो एनर्जी ऑर्डर, ऊर्जा क्रम, सबसे कम एनर्जी किसका होता है? फर्स्ट सेल का, के का, उससे ज़्यादा एल का, उससे ज़्यादा एम का, उससे ज़्यादा, तो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में लिख दिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, यानी कि एनर्जी सबसे कम किसकी होती है? के सेल की, यानी फर्स्ट सेल की। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट कहते हैं सर्कुलर पाथ को, या सेल बोल सकते हैं, और ऑर्बिट को 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, के एल एम एन भी लिख सकते हैं। ओके, के मतलब फर्स्ट सेल, एल मतलब सेकंड सेल, एम मतलब थर्ड सेल, एन मतलब फोर्थ सेल, सेल को ऑर्बिट भी बोलते हैं। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो अब आगे नीचे आते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, यहाँ से मज़ा आ जाएगा यहाँ से देख करके आप लोगों को। ओके, अब देखो एक ऑर्बिट में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। अब और इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में ना रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर है तो मैंने बताया ना कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, रिवॉल्व करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा? ऑर्बिट में। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैंने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तो घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं? तो एक बोर-बेरी एक नियम है, लॉ है, उस नियम के अनुसार एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मैंने यहाँ लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक, यहाँ भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी मैंने लिखा है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम, अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन आ सकता है। 2n², देखो जैसे मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, देखो जैसे फर्स्ट सेल में मतलब क्या हुआ है? n का वैल्यू 1, उसको बोलते हैं फर्स्ट सेल। अब n का वैल्यू यहाँ 1 रख दो आप। ओके, फर्स्ट सेल के लिए n का वैल्यू 1, तो 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 2। तो फर्स्ट सेल में यानी k में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? k में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 जाएगा। इस बात को याद रखना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन kth ऑर्बिट, सॉरी इन k ऑर्बिट इज इक्वल टू 2। याद रखना बात को, यानी कि k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब सेकंड सेल है तो n का वैल्यू 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। यानी m सेल में, n सेल में k l m, हाँ, l में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, m में मैक्सिमम 18 जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 18, n में मैक्सिमम 32 जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट है। के में कितना जाएगा ये बोलो, मेरे साथ रिपीट करो एक बार, तो मजा आएगा तुम लोग को पढ़ने में। के में यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाएगा, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, थर्ड सेल में एम में 18 इलेक्ट्रॉन जाएगा 18, और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन जाएगा मैक्सिमम। ओके, ये तो बात समझ में आ गया होगा। चलो, ये 2n² फार्मूला है। ओके, अब तुमको याद रखना है। अब सुनो अच्छा से, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो तुमको 2n² जाएगा। ओके, के में। अब क्या होता है कि कोई एटम है मेरे पास, उस एटम के पास मान लो कि मैं तुमको सादा पेज पे बता देता हूँ। चलो ठीक है, चलो ध्यान दो, सादा पेज पे बताता हूँ। चलो यहाँ पे, चलो यहाँ देखो, जैसे मान लो एक एटम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है। मान लो एक एटम है, जैसे कैल्शियम है, मान लो, रुको एक मिनट, कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 20 को कैसे लिखोगे? जैसे मान लो मेरे पास के है, के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है, मैं चार ही सेल का जरूरत पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अब बताओ 20 है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मैंने पिछले लेसन में पढ़ाया था। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर से पता चलता है कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है। तो 20 है इसका, तो 20 मतलब क्या ना है, प्रोटॉन भी 20 है, इलेक्ट्रॉन भी 20 है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होता है, मैंने बोला था न्यूट्रल। ओके, अब बताओ जब 20 है तो के को कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? क्योंकि के में तो मैंने बताया अभी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 भर दो इसमें। ओके, एल में 8 जाएगा, सेकंड सेल में मैंने अभी बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब बता, 2 8 तो 10 तो हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन में 2 इसमें चला गया, 8 इसमें चला गया। अब एम और एन, याद रखना कि एम में अधिकतम 18 जाता है,
m में अधिकतम कितना जाता है, मैंने लिखा है अभी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन m में 18 जाता है। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर बचा हुआ 10 इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं करना कि 10 इलेक्ट्रॉन m को दे देना, नहीं, कभी भी तुमको भरना है तो याद रखना 2 8 8 करके भरना, माने कि थर्ड सेल में भी 8 ही डालना है, इसमें भी 8 ही डालना है। क्यों, उसका जवाब मैं अभी देता हूँ। 8 डालना, तो 8 डालोगे तो कितना 18, अब बचा 2 इसमें। देखो लास्ट सेल ये है, लास्ट ऑर्बिट ये है, लास्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गया है। अब बाहरी सेल से ठीक पहले वाले सेल को कहते हैं अल्टीमेट सेल। तो अल्टीमेट सेल में, ये अल्टीमेट सेल है, अल्टीमेट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, चाहे वो m हो या n हो या कुछ भी हो, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल देना धोखा से, गलती हो जाएगा। मैक्सिमम तो 18 जाता है, ये बात तो तय है, लेकिन 8 ही डालना है। पूछोगे क्यों सर, 8 इसलिए डालना है ताकि वो स्टेबल हो जाए। आप क्यों, जवाब देंगे कि हर एटम जो है, हर एलिमेंट जो है अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करना चाहता है। ओके, आउटर मोस्ट सेल से पहले वाला सेल में भी 8 ही इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ओके, इसको ऑक्टेट लॉ बोलते हैं, आगे बताता हूँ मैं। ओके चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलो, तो अब यही मैंने लिखा है। ओके, हाँ, तो मैंने यहाँ लिखा है थ्योरी में आप लोगों के लिए कि यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ओके, आउटर मोस्ट सेल इज 8। बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन डालना है, चाहे बाहरी सेल चाहे वो n क्यों ना हो। n में अधिकतम 32 जाता है, m में 18 जाता है, लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल तुम्हारा m है या n है, उसमें 8 ही डालना है, चाहे आउटर मोस्ट सेल हो या सेकंड आउटर मोस्ट सेल हो, यानी लास्ट सेल हो या सेकंड लास्ट सेल हो, उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन डालना है मैक्सिमम, 18 नहीं डालना है। 18 डाल सकते हैं, भर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें 18 आ सकता है, लेकिन वो रखना चाहेगा कितना, 8 ही। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ताकि वो स्टेबल हो जाए, ऑक्टेट लॉ बोलते हैं उसको। चलो ठीक है, और मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है, यहाँ पे देखो लास्ट में पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल कहते हैं कि जो बाहरी सेल है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, अब मान लो ये K है, ये L है, ये M है, तो ये लास्ट वाला जो L है, K L M, ये M है, लास्ट वाला सेल जो है थर्ड सेल से ठीक सेकंड वाला सेल जो है उसको बोलेंगे सेकंड लास्ट सेल, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। ओके, बाहरी कक्षा के ठीक पहले वाला कक्षा, ओके, उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन डालना है। ठीक है, ये थ्योरी समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। अब यहाँ से देखो, इसी को लिखने को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो मैंने लिख दिया पहले। चलो, मैंने जो लिखा था कैल्शियम वाला भी, जैसे देखो यहाँ पे मैं सादा में पेज पे जाता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ओके, देखो जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे मैंने कैल्शियम का बताया था अभी, अब कैल्शियम का 20, तो K लिख दो, L लिख दो, M लिख दो, N लिख दो। आप बताओ 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 एटॉमिक नंबर तो 20 होगा, तो K में 2 जाएगा, L में तो 8 ही जाता है, फिक्स है। M में भी 8 ही रखना है, तो 2 8 18, N में 2 डाल दो, हो गया, 2 8 18 2 20 हो गया। ये बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल में बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता नहीं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और इस सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल। ओके, संयोजी सेल। ओके, संयोजी कक्षा। तो संयोजी कक्षा किसको बोलते हैं, जो बाहरी कक्षा होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है, तो आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा। और बचा हुआ जितना इलेक्ट्रॉन बचाइए, जितना बचा इलेक्ट्रॉन सब, ओके, इसको बोलते हैं कोड इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन, कोड इलेक्ट्रॉन। बाहरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बचे हुए जितने भी इलेक्ट्रॉन अंदर के हैं उसको कहते हैं कोड इलेक्ट्रॉन, याद रखोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इस तरह जो लिखे हम 2 8 8 कैल्शियम के लिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, माने कि डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किए, इलेक्ट्रॉन को रखे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलो आते हैं हम लोग वहाँ पे, और चलो यहाँ आते हैं, ये तो खत्म हो गया। अब चलो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आप लोगों के लिए बना दिया है बहुत अच्छा से। ओके, के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा बाबू, ओके, के में 2 जाएगा, 8 जाएगा, M में 18 जाएगा, N में 32 जाएगा मैक्सिमम, लेकिन रखेंगे कितना, 8 8, याद ना, 20 तक ही बनाना है हम लोग को, 20 तक में ही, 20 से आगे नहीं पढ़ना है। 11th क्लास में यानी हायर क्लास में आप लोग पढ़ोगे 20 के आगे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। देखो मैंने यहाँ हेडिंग दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, कि किसी आइटम में इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्बिट में डालना है, उसको सजाना है, उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। वितरित करना, बांटना, देना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद आएगा। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब देखो हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ K में चला जाएगा, क्योंकि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। पहले किस में जाएगा, पहले भरोगे K में। देखो K, इस बात का जानना, पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, K में, तब L में, तब M में, तब N में। कहोगे सर क्यों, K की एनर्जी सबसे कम होती है,
ओके। एल की एनर्जी सब उससे ज़्यादा, फिर एम की एनर्जी उससे ज़्यादा, फिर एन की एनर्जी बढ़ते जाता है। बताया था मैंने कि सबसे कम जो भी न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी कम होती है, ऊर्जा कम होती है। इलेक्ट्रॉन उसमें रहना चाहता है जिसकी ऊर्जा कम होती है, ठीक है। तो ऊर्जा जिसकी कम होगी उसी में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, ठीक है। तो के जैसे के में इलेक्ट्रॉन गया, अब के में इलेक्ट्रॉन भर गया, के का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन के पास एक ही सिर्फ के में चला जाएगा। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1 लिख दोगे। और फिर क्या बोलते हैं, हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सर हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाता है। लिथियम के पास 3 होता है, लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3, तो 3 में क्या करोगे कि उसके के सेल में चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, के में चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। रुको पहले मैं सादा पेज लाता हूँ, प्लेन पेज लाता हूँ। ओके चलो ध्यान दो आप लोग, देखो यहाँ पे, देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि कार्बन का मैं लेता हूँ, कार्बन का 6 होता है। चलो कार्बन का कितना लिखोगे पहले, मैंने कि कार्बन का 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटोगे? पहले बांटोगे 2, के में डालोगे 2 और के हो गया। ओके एक मिनट रुक जाओ, मैं लिखे नीचे लिखता हूँ। के हो गया, ये के, ये एल। ओके एम, तो 2 इसमें दोगे, 4 इसमें दोगे, बस हो गया। कितना आसान है। अब जैसे मान लो ये न्यूक्लियस, इसको ऐसे भी सजा सकते हो, ऐसे न्यूक्लियस है, ये के, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का मैं बना रहा हूँ। ओके अच्छा से बना देता हूँ। ये कार्बन का, ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एक के सेल, ये एल सेल, दूसरा एम सेल। तो कार्बन के लिए, कार्बन का 6 होता है तो 2 बढ़ाएगा, 4 बढ़ाएगा। ओके तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, सॉरी सर गलती हो गया, 4 ही रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह लिख लेना आप लोग, ठीक है। जैसे एक और मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ऑक्सीजन का बनाना, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 होता है ना, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2,6, क्योंकि के में 2 एल में 6। अब बनाओगे कैसे, ये प्लस न्यूक्लियस 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ओके चलो तो कैसे करोगे, रुको मैं अच्छा से बना देता हूँ आप लोगों के लिए। कि जैसे ये ऑक्सीजन है, 8 है, 2 6। अब देखो ये न्यूक्लियस 1 2 3 हो गया। चलो के में, के पहला सेल में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। उसमें लास्ट वाला सेल में क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, क्योंकि ये के है, ये एल है। इस तरह आप लोग लिख लेना, नोट में नहीं है ये, ठीक है। ये बहुत सारी बात मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ, तो साइंस में क्या होता है, सुन करके उसको लिख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस में नॉलेज तभी बढ़ेगा आप जब एक एक बात को सुनोगे, कंसेप्ट को सुनोगे। ओके और उसको कुछ बात आपको ऐसा लगे कि जो यूनिक बात सर बता रहे हैं उसको नोट कर लो, स्टॉप करो, वीडियो पॉज करो, उसको नोट कर लो कॉपी में फटाक सा, नहीं क्योंकि हर बात को लिखना पॉसिबल नहीं है साइंस में, ठीक है। चलो तो ये इस तरह भी आप लोग बना लेना, समझ में आ गया ऑक्सीजन का। तो ये के में 2 6, फिर मान लो कि आगे बनाओ। चलो आगे मैं वहाँ मैं बता देता हूँ आप लोग को, मैंने यहाँ लिख दिया आप लोगों के लिए। देखो यहाँ पे पूरा का मैंने बना दिया है, सबका, देखो सबका मैंने बना दिया है। देखो यहाँ पे कैल्शियम तक मैंने बना दिया है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस फ्लोरीन नियोन ऑर्गन सब कुछ। ओके यहाँ मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख दिया, जैसे सोडियम का मैंने एग्जांपल दिया। देखो यहाँ पे, देखो सोडियम का देखो, सोडियम का देखो, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, ये तो मास नंबर है, एटॉमिक मास है, उसको छोड़ देते हैं मतलब। तो क्या इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी 11, तो प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है, याद रखना बात को। प्रोटॉन कभी बाहर नहीं निकलता है, मैंने बता दिया था पहले आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल सकता है, या इलेक्ट्रॉन ही बढ़ सकता है, या इलेक्ट्रॉन ही घट सकता है। प्रोटॉन कभी घटता बढ़ता नहीं है, अभी याद रखना इस केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। अब सोडियम देखो, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला में के में जाएगा 2, उसका एल में जाएगा, मैक्सिमम एल में तो 8 ही जाता है। अब बचा कितना, 1, क्या 8 2 10 हो गया, 11 वही इलेक्ट्रॉन है, 1 बचा तो 1 चला जाएगा एम में अधिकतम 8 जाता है, लेकिन 1 ही बचा तो 1 ही चला जाएगा। ओके समझ में आ गया बात को। तो ये 2 8 1 जो हुआ वो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ये बोलेगा सोडियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, मैं पूछूंगा आप लोग से या कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं बोलूँगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो बोलोगे 2 8 1। ओके अब ये एक क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पे। चलो नीचे देखो, यहाँ पे संयोजी कक्षा एम को बोलेंगे, बाहरी सेल को बोलेंगे संयोजी कक्षा वैलेंस सेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन बचा उसको बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोर इलेक्ट्रॉन जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर। चलो अब अगला पेज पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखो बहुत मजा आएगा आप लोगों को।
ये पेज देखो, ये ज़बरदस्त है, ठीक है, समझना बड़ी बढ़िया से। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इंपॉर्टेंट है, ज़बरदस्त तरीके से समझो वैलेंसी, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस पेज को नेक्स्ट लेसन में पढ़ते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो इतना आप लोग समझ गया हो तो हम लोग नेक्स्ट लेसन में इसको आगे करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, बाय।